विश्व स्वास्थ्य दिवस आज। कोरोना वॉर के चलते ये वर्ल्ड हेल्थ डे कुछ खास। धरती के भगवान में बड़ी लोगों की आस्था। कोरोना संकट में OMG की जगह OMD। अब दुनिया को सीखने होंगे सेहत के नए सबक। हेल्थ सेक्टर को अब नई चुनौतियों के लिए करना होगा तैयार। शिक्षा, तकनीक, लाइफस्टाइल, हर मोर्चे पर रहना होगा तैयार। सेहत के नए सबक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं JP शर्मा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस दिन का महत्व पहले शायद ही उस तरह से लोगों को समझ में आया हो जैसे आज आया है। कोरोना त्रासदी ने लोगों को समझा दिया है कि सेहत है तो सब है, सेहत नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। डॉक्टरों को लेकर अक्सर दोनों तरह के ख्याल सामने आते रहते थे। जिन डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता रहा है, उनको गाहे बगाहे लोगों के तंज का भी सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन कोरोना ने तस्वीर को काफ़ी हद तक बदल दिया है। डॉक्टर जीते जागते भगवान के तौर पर देखे जा रहे हैं। पुलिस की छवि भी बदली है, उस पर बात फिर कभी करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन हम सेहत के उन नए सबकों पर बात करेंगे जो कोरोना अलार्म के बाद दुनिया सीखने जा रही है, जो दुनिया को सीखने चाहिए। और सवाल जो मौजूद हैं वो ये हैं कि नए दौर की चुनौतियों के लिए हम कैसे तैयार होंगे। हेल्थ सेक्टर के लोगों के प्रति लोगों का नजरिया कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा। और क्या कोरोना त्रासदी लोगों की लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदलने जा रही है। आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में सोशल एक्टिविस्ट सूरज सोनी जी हैं, डॉक्टर दिनेश पारिक हैं हमारे साथ, आप सीनियर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर राजीव नागर साहब हैं हमारे पास साथ, आप होम्योपैथी चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और पारिक साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिसने इस बात को और ज़्यादा प्रासंगिक बना दिया है कोरोना के हवाले से, कि दुनिया एक बार फिर से ठहर कर इस बात पर सोचे कि जहां हम भाग रहे हैं वहां जाना है या वहां तक भागते रहने के काबिल बने रहना है, इस पर भी सोचा जाए। आपको क्या लगता है, जिसको हम कहते हैं कि आदमी ज़िंदगी की भागदौड़ से ठहर कर अब कोरोना त्रासदी के बाद में इस बात के लिए वक्त निकाल पाएगा कि पहले मैं ये देख लूं कि मैं सकुशल हूं कि नहीं, मेरे अपने सकुशल हैं कि नहीं, और फिर मैं देखूं कि मुझे आगे क्या करना है। क्या आपको लगता है कि लोगों में अब कम से कम ये चेतना, ये जागृति आनी चाहिए? जी नमस्कार। जब से ये जो कोरोना का संक्रमण और कोरोना महामारी का इस पूरे संसार में जिस प्रकार से ये स्थितियां हमारे सबके सामने आई हैं, कितने दिनों से हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी समाज के सामने किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती हैं जी, तब तक व्यक्ति अपने जीवन के जो अनुकूल पहलू हैं, जो उसके जीवन में जो अनुकूल क्षण होते हैं, उनकी कीमत उसको पता नहीं रहती। बहुत बढ़िया, सही है। एक व्यक्ति है, वो हमेशा अमीर रहना चाहता है, हमेशा वो अपने आप में
बड़ा और सभी रूप में समृद्ध रहना चाहता है। लेकिन आप फर्ज करिए कि कभी उसके सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति अगर आएगी कि जिसमें हो सकता है कि उसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो, और घाटा भी इतना हो कि उसके जो तमाम जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बिजनेस हैं, उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी शट डाउन हो जाएं, और मानो कि वो कंगालिया घोषित हो जाए। उसके पश्चात ही उसको इस बात का एहसास होगा कि अमीरी किसको कहते हैं। जब तक वो अमीर था तो उसने अपनी अमीरी को एंजॉय नहीं किया। तो ठीक इसी प्रकार ये जो कोरोना है, जिस प्रकार का मानव जाति पर यह संकट आया है, मेरा ऐसा मानना है कि लोगों में आज उनके मनों में ये बात घर कर गई है कि अगर इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई किसी व्यक्ति के पास है, किसी मनुष्य के पास है, तो वह उसका स्वास्थ्य है। ठीक बात है। और डॉक्टर नागर साहब, जो बात दिनेश पारीक साहब ने कही, ये बात समझ में आती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग जो उस मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर जाने के लिए आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, कई पुश्तें लगा देता है, और वहां पहुंचा और वहां जाकर उसने पाया कि कोरोना जैसा संकट, जिसका नाम कुछ और भी हो सकता है, ऐसा संकट जब जिंदगी में हमारे सामने आता है तो एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में है, जैसे तैसे अपना काम चला रहा है, उसका वजूद भी वही है, और जो आदमी जिंदगी में वो हासिल करके बैठा है जिसके लिए, जैसा मैंने कहा, कई पुश्तें लगा दी, वो भी वही है। तो लोगों को अब ये समझ में आ रहा है, मैं एक चिकित्सक के नजरिए से आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। शायद यही वजह है कि कई दिनों से लॉकडाउन में बैठे लोग इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हैं कि और 1 महीना रहना पड़ेगा तो घर में रहेंगे, लेकिन सेहत सबसे पहले चाहिए। क्या ऐसा मानते हैं? जी नमस्कार। आप कह रहे हैं जो सही बात है सर, कि पहले भी अपने शास्त्रों में कहा है कि सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया बताया है, हेल्थ इज वेल्थ। और आज हम उसी मुकाम पे आके खड़े हो गए। लोगों को, हमको सबको एहसास हो रहा है कि हेल्थ क्या चीज़ है और उसके क्या मायने हैं। जी, लोग अभी भी घरों में बैठे ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इसकी कोई न कोई दवा निकल के आ जाए। हाँ। हमारे पास भी कई सारे फोन कॉल्स आती हैं बराबर कि सर कोई दवा निकाली क्या आपने, या कोई दवा आ गई क्या, वैक्सीन आ गया क्या। और इसी एक आशा के रूप में लोग घरों में बैठे हैं कि अगले 15 दिन में, अगले 1 महीने में, या अगले 2 महीने में कोई न कोई इसका विकल्प बाहर आएगा निकल के, और समाज फिर वापस उसी गति से अपने उसमें लगेगा। पर मैं यहाँ कहूँगा कि आज हम लोग बेबस हो गए। मतलब हम विज्ञान ने और हम सब ने इतनी तरक्की की है कि हम चांद तक चले गए और दूर तक चले गए, लेकिन आज भी हम एक जरा से एक सूक्ष्म जीव ने हम लोगों को घर में बिठा दिया। मतलब पूरी दुनिया आज एक लॉकडाउन होगी। तो हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसा क्या, मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। कहीं न कहीं हमारे विज्ञान में कमी है या हम में कमी है कि क्या चीज़ें हम नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज ये सारी स्थितियाँ पैदा हो रही है। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि कहीं न कहीं विज्ञान कहीं न कहीं अधूरा है। हमारा विज्ञान बिल्कुल कहीं न कहीं विज्ञान हमारा अधूरा है। हाँ। और उस विज्ञान अधूरा है तो कहीं न कहीं हमको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ। जब तक आध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि इस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अभी आप देखेंगे सर कि शुरू में जब चीज़ें आई थी कि यह था कि आप जो सिंपल इंसान है जो ठीक है वो मास्क नहीं लगाए और वो अपना काम करे, लेकिन जो हेल्थ वर्कर है या जो कंटामिनेटेड पर्सन है, पेशेंट है, वो मास्क लगाएं। फिर अभी थोड़े दिन बाद इंडिया गवर्नमेंट की वो मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई, उन्होंने कहा कि नहीं सब लोगों को मास्क लगाना है। हाँ। मतलब हम अभी भी मतलब एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। मतलब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारे पास कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। अभी तक ये था कि टच से नहीं होगा, अभी तक ये था कि ये आप पास में मत जाइए, फिर बताया कि 6 फीट दूर रहिए, फिर कहते हैं कि नहीं आपको 26 मीटर दूर रहना है, फिर कहते हैं कि मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें उलझन है। तो एक लेमैन भी हम भी ये सोच रहे हैं कि करें क्या, क्योंकि इस तरीके का जो माहौल बन गया ना, इसमें हर इंसान के अंदर एक डर पैदा हो गया। और उस डर का ये इम्पैक्ट मैं मानता हूँ कि एक चिकित्सक के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उस डर का जो इम्पैक्ट है वो क्रोनिक एलिमेंट्स लोगों के बाहर आने लगेंगे अब धीरे धीरे, कि डिप्रेशन में जा रहा है, कोई
फाइनेंशियल टेंशन है या कोई किसी चीज़ की, या किसी के पहले से ऑलरेडी क्रोनिक इलनेस चल रही है, हाँ। तो वो सब एग्रावेट हो रहा है, क्योंकि ठीक। लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि वो एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें भी नहीं कर पा रहा घर ठीक। में बैठे बैठे सुबह से शाम तक। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको आध्यात्म और साइंस दोनों का मिश्रण करके ठीक चलना बात है। पड़ेगा। और इसके तो साथ हम एक महत्वपूर्ण पहलू लगता है डॉक्टर साहब मुझे, एक लाइफ स्टाइल, जिस पर मैं वापस आऊंगा आपके जी, पास। जी। सूरज सोनी जी, आप सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों में निश्चित तौर पर इस बात को लेकर जागृति आई है कि सबसे पहले अपने शरीर को संभालो, वो स्वस्थ है, वो सही है, तो सब कुछ ठीक होगा। और जो मैंने कहा, जैसा मैंने कहा कि सरकारों को बहुत पसीना इसीलिए नहीं बहाना पड़ रहा है कि जागरूक लोगों का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो बड़ा है। उनको समझ में आ रहा है कि सरकार को कोऑपरेट करना है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं, किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे हैं। सूरज सोनी, देखिए निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज से नहीं है, लोगों की तो शुरू से ही रहती है कि साहब ठीक है, जान है तो जहान है। ये चीजें बोलने में अच्छी लगती थी, लेकिन अब ये जो कोरोना है, इस जो दौरान ये जो लॉकडाउन का काल चक्र चल रहा है, इसमें लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि जब तक हमारी जान है तब तक दुनिया रहेगी, तो हमको सबसे पहले अपनी जान को बचाना है। और जान तभी तक है जब स्वस्थ हो, क्योंकि ये कहा गया है कि दूसरा सुख के घर में माया, लेकिन पहला जो सुख बताया है वो निरोगी काया है। तो निरोगी काया के लिए जो आज फिटनेस है वो मूल मंत्र है, WHO का भी है, और उनकी सहयोग से आज जो WHO है उसकी जो आज के दिन ही स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल 1950 से लगातार विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके पीछे जो WHO की भावना है वो पूरी दुनिया के अंदर ये है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो स्वस्थ रहे, फिट रहे, और अधिक से अधिक लोगों को कम से कम खर्चे में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता रहे और वो स्वतः उपलब्ध रहे। ऐसी उसकी मंशा को लेकर के काम किया जा रहा है। और जैसा कि हर साल एक थीम के रूप में इसको मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस को, और इस बार जैसे पिछली बार जो थीम थी हमारी 19 में, वो थीम थी कि हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एनीवेयर, तो सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य हो। तो ऐसे इस बार की जो थीम है WHO की, वो इस स्वास्थ्य दिवस पर ये दी गई है कि वे तमाम लोग जो नर्सिंग कर्मी है, जो नर्सेज है, जो स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जो कर्मचारी है, उनको समर्पित किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज एक वीडियो मैसेज के द्वारा इस चीज को समर्पित किया। और पहले भी 22 तारीख को जो हुआ था कि ताली उनके सम्मान में बजवाई थी पूरे देश से। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इनको कोरोना वॉरियर्स बताया था, कोरोना सेनानी बताया था, तो ये पुष्ट करता है इस बात को कि समाज में जैसा कहा जाता था कि साहब ये धारणा थी कि डॉक्टर धरती के भगवान है, तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का जो काल है, इसके अंदर उस धारणा को प्रबलता मिली है, धारणा पुष्ट भी है। दूसरी बात मैं मानता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर आज अभी तक 4,400 के आसपास जो है संक्रमित मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, और 109 के आसपास आज तक डेथ है। ठीक है, पूरे देश की जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना बहुत ज्यादा जो है इसकी फैलने की रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर की बात आ रही है। तो और देशों को हम देखते हैं, चाहे वो फ्रांस को देखा हो, चाहे इटली को देखा हो, चाहे चाइना को देखा हो, चाहे अमेरिका को देखा हो, हमने हमारी जो इम्यूनिटी पावर है भारत के लोगों की, वो मजबूत अभी तक निकल करके सामने आ रही है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे देश के अंदर प्राणायाम को, योग को और स्वच्छता को महत्व दिया गया है। उस पर आता हूँ सूरज जी आपके पास अभी। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात ये उठाई कि डॉक्टर के और जो पेशेंट्स हैं, जो तलबगार है दवा का, सेहत का, उस आदमी के बीच के रिलेशंस बहुत दिलचस्प और बहुत ही उलझे हुए भी रहे हैं अब तक। लोगों में ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि डॉक्टर हैं भगवान का स्वरूप है इस धरती पर, अगर भगवान है तो डॉक्टर हैं। लेकिन इस बात को इसके साथ ही ये दूसरा जुमला भी गुथा रहता था कि भगवान है तो फिर फीस किस बात की लेते हैं? क्या भगवान सेहत पैसे लेकर देता है? दुर्व्यवहार क्यों करते हैं मरीजों से? VIP कल्चर को क्यों बढ़ावा देते हैं? ये सारी बातें हुआ करती थी डॉक्टर दिनेश पारीक। लेकिन कोरोना ने, जितना मैं अभी तक मेरा अनुभव रहा है, बहुत हद तक पूरी बिरादरी का, डॉक्टर बिरादरी का, बल्कि केवल डॉक्टर ही नहीं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं, उन सबको लेकर लोगों का नज़रिया बदला है। आज अगर आदमी अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अगर लोगों की सेहत के लिए लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए लोगों के मन में एक आस्था जागी है। एक नए सिरे से आप ये कह सकते हैं कि उस आस्था का पुनर्जन्म हुआ है, वो बढ़ी है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं आप भी, डॉक्टर दिनेश पारीक? आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सब और ये पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में आपका यह प्रश्न
अथवा आपके ये विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि कहा जाता रहा है कि डॉक्टर इस धरती का दूसरा भगवान है। हो सकता है कि हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। कुछ अनुभव अच्छे भी होते हैं तो कुछ अनुभव कटु भी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आज भी डॉक्टर्स के प्रति लोगों का जो नज़रिया है उसे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। अभी तक जो रहा है जी, उसका कारण ये है कि समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आप आपके किसी मरीज को लेकर गंभीर अवस्था में अस्पताल में पहुंच गए। आपका मरीज कितने दिनों से बीमार था, उसको कौन सी बीमारी थी, आपने उसका इलाज प्रॉपर हॉस्पिटल, प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से कराया नहीं कराया, डॉक्टर ने आपको जो जो जांचों की सलाह दी आपने करवाई या नहीं करवाई, यानी आपके उस गंभीर मरीज का जो बैकग्राउंड है उसका पता इमरजेंसी में जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको पता नहीं रहता। दुनिया में मैं ये आपको गारंटी से कहना चाहता हूं, इस संसार में केवल और केवल एक ही ये पेशा, चिकित्सक का पेशा और ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, यही एक ऐसा पेशा है जिसमें आज भी राम जिंदा है। इस संसार में कभी कोई भी चिकित्सक अपने मरीज की न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न उसकी अमीरी देखता है, न उसकी गरीबी देखता है। और दुनिया का हर डॉक्टर अपने पास आने वाले जो मरीज हैं उसको ठीक करना चाहता है। सही बात। उसके डॉक्टर के मन में अपने मरीज के प्रति कितनी करुणा, कितनी दया और कितना सेवा भाव होता है, इस बात को हो सकता है मरीज तो जानता हो, लेकिन बाकी अन्य जो लोग हैं वो शायद इस बात को उस वक्त तो कम ही जानते हैं। ठीक। और विभिन्न प्रकार की हिंसाएं चिकित्सकों के साथ, विभिन्न प्रकार की मारपीट, विभिन्न प्रकार के उनके ऊपर एलिगेशंस कि डॉक्टर ने मार दिया, गलत इंजेक्शन लगा दिया। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और कोई भी साधन वाला व्यक्ति अगर उस गड्ढे में गिरकर दुर्घटना का शिकार होता है और मौके पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, वो टूटते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सही बात है। उन दुर्घटनाओं पर सवाल नहीं उठाए जाते जी। और डॉक्टर के हाथ से अगर न चाहते हुए भी कोई भी डॉक्टर सही कर रहे हैं, आप स्वाभाविक रूप से चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो और घर जाए, उसको इसी में संतोष मिलता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन इस दौर में फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो हर किसी आदमी को सोचने पर मजबूर करेंगी। डॉक्टर दिनेश पारीक साहब, सूरज सोनी जी, मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा, पिछले कल या परसों मैंने पढ़ा, एक डॉक्टर जिसकी माँ का देहांत हो गया है, वो डॉक्टर राममूर्ति मीणा उनका नाम है, और एसएमएस में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो अपनी माँ के पास जाकर उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने से, उनको मुखाग्नि देने से ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने ये समझा कि मैं समाज में जो हज़ारों लोगों की माएँ हैं, जो लोग हैं यहाँ भर्ती हैं अस्पताल में, मैं उनकी सेवा करता रहूँ। तो डॉक्टर दिनेश पारीक जो कह रहे हैं वो शिकायत मेडिकल प्रोफेशन के लोगों की बिल्कुल जायज़ है। इससे पहले जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं उनके हवाले से, लेकिन अब नज़रिया बदलेगा, ये बात बिल्कुल पुख्ता तरीके से समझ में आती है। सूरज सोनी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं डॉक्टर राजीव नागर के पास जाऊँगा। देखिए, मैंने पहले भी जितनी भी आज तक डॉक्टर्स की जो हड़ताल होती है और होती है, उन पे मैं रहा हूँ, बीच में एक्टिव रहा हूँ, डॉक्टर्स के बीच में भी गया हूँ। तो उसमें एक कारण निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं आपसी जो सामंजस्य होता है, समझ का भाव होता है, उसमें ऐसी जो है घटनाएं बड़ी हो जाती है
लेकिन फिर भी मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि समाज ने हमेशा डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया है, और ये जो पीरियड है इसमें ये साबित हो गया है। आज डॉक्टर्स ने जो काम किया है पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, आप देखिए रोजाना नए नए जो लोगों के उदाहरण पेश हो रहे हैं, चाहे डॉक्टर अपनी माँ के देहांत के समय अंत्येष्टि में नहीं जा पाया हो, चाहे ऐसे भी उदाहरण आए कि डॉक्टर बाहर बैठ रहे हो, घर पे भी नहीं जा पा रहे हो। आज भी कम से कम 40 डॉक्टर्स की जो स्टोरी अखबारों में निकल करके आ रही है कि डॉक्टर्स घर पे भी नहीं जा पा रहे, और इसके बावजूद कि उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। आप देखिए कि ऐसे ऐसे जो कोरोना पेशेंट है, संक्रमित लोग हैं, उनको कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, कोई उन पे थूक रहा है, कोई उनको पीट रहा है, कोई उनको धक्का दे रहा है, कोई उन पे पत्थरबाजी कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी घटनाएं, उसके बावजूद हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, ये उनके बीच में जा रहे हैं, अपने फर्ज को निभा रहे हैं। तो ऐसे समय मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इस पे हम भी प्रण ले सकते हैं। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि डॉक्टर्स की तरफ देखने की जो नजर है, उस नजर में सम्मान बढ़ना चाहिए। और मैं डॉक्टर से भी ये अपेक्षा करता हूं कि ये जो रिश्ता नया रिश्ता बन करके आ रहा है लोगों के बीच में, वापिस से इस रिश्ते को कायम रखे, और लोगों की जो भूल होती है उसको छोड़ करके अपने प्रोफेशन को मस्ट लेना चाहिए। ये जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ये आगे भी समाज के अंदर संप्रेषित होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दृढ़ता है मजबूती में बदलेगी। ठीक बात है। समाज की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, दुर्भाग्य ये है। लोगों को ये बलिदान, ये कुर्बानी, डॉक्टरों का ये त्याग याद रहे, इस बात की भी दुआ की जानी चाहिए। डॉक्टर राजीव नागर, जो अल्टरनेटिव जो पैथीज हैं उनकी तरफ लोग बहुत उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं इन दिनों में। लाइफ स्टाइल को लेकर खास तौर पर लोगों में जो जागरूकता आई है, आपको क्या लगता है ये कोरोना त्रासदी निपट जाने के बाद लोगों को लोगों का इससे जो लिया हुआ सबक है कि अगर अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे तो शायद इस तरह की त्रासदियाँ दोबारा नहीं आएंगी। अगर कोई महामारी आती भी है तो हम लोगों पर उस तरह का असर नहीं छोड़ पाएगी जैसे दुनिया पर छोड़ा है। इस बात को लेकर लोगों में जागरूकता आएगी, इस बात की कितनी संभावना दिखती है नागर साहब? इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है अपन को इंडिया में, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में इतने केसेस निकल के नहीं आए है ना। तो ये इसी पे डिपेंड है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि अभी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो भी इस बीमारी से छूती नहीं रही है ना। जैसे ब्रिटेन के अंदर भी जो वहाँ के पीएम है, रॉयल फैमिली के लोग, रॉयल फैमिली और मतलब जो प्रोमिनेंट, तो ये इंडिया में तो इस तरीके से लोग हैं, मतलब कि यहाँ तो बचना बहुत, कंटामिनेशन बहुत इजीली हो सकता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हम फिर भी इतनी संख्या में यहाँ पे जो आउटब्रेक नहीं हुआ पेशेंट्स का, उसका कारण यही है कि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और लाइफस्टाइल, और हम लोगों का खाना बहुत सात्विक भोजन है हम लोगों का। ज़्यादातर लोग सात्विक भोजन करते हैं, और सेंटिन फूड जो होता है वो एक तरीके से एक कहावत भी है ना कि मेडिसिन विल सेल बी और मतलब फूड और फूड इज सेल बी और मेडिसिन, मतलब आपका खाना आपकी मेडिसिन भी हो सकती है और आपकी मेडिसिन आपका भोजन भी हो सकता है। तो उसी भोजन के और उसी सेंटिएंट फूड की वजह से ही आज हम लोग इस बीमारी का बचाव कर पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो कांटेक्ट होना बहुत इजी है, बहुत इतनी पॉपुलेशन में कैसे हाउ कैन मैनेज है ना। जब ब्रिटेन जैसे जहाँ पे 3 करोड़ की आबादी या 6 करोड़ की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे भी इतना कंटामिनेशन चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसका बेस जो है ना वो शाकाहारी भोजन की वजह से हम लोग हैं, और यही हम लोगों को आगे भी करना चाहिए कि हमको नॉन वेजिटेरियन अवॉइड ही करना चाहिए। एल्कलाइन और जो वेजिटेरियन डाइट है उसको ही प्रमोट करना चाहिए, और इसी कोरोना की जो ये त्रासदी है इसमें हमको ये सबक लेना चाहिए कि हमको इसी ने बचाया है। ठीक, हमारे इस सात्विक भोजन ने ही हमको बचाया है, तो हम इसको कंटिन्यू रखें और एक्सरसाइज वगैरह जो है सारी चीज़ें करते रहें। और अल्टरनेटिव थेरेपीज पे मैं बात करूंगा कि ये अभी क्या है कि अब विकल्प नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास जो हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी है उस पर भी गवर्नमेंट को सभी लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब ये आई डोंट नो कि वो न्यूज़ करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही है। पर मेरे पास एक क्लिप आई थी चाइना से, तो उन लोगों ने जब वहाँ का बताया कि उन्होंने चाइनीज मेडिसिन की हेल्प ली थी। तो जब चाइना, इसीलिए वो शायद अभी बाहर निकल गया उससे, तो इंडिया में भी क्यों नहीं आयुर्वेद या होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो अभी रिसेंटली कल ही एक न्यूज आएगा, अभी एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो भी इसमें पता नहीं चलता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिम्टोमेटिक है। तो हम अभी तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो उसके में सबसे बेस्ट होम्योपैथी है, क्योंकि होम्योपैथी का आधार ही सिम्टोमेटिक है, ये तो लक्षण आधार साइंस है। तो लक्षण आधार साइंस में
कम से कम होम्योपैथी इतना अच्छा इतना तो काम समझ में करता आता है डॉक्टर साहब, कम से कम इतनी बात से कोई भी ना इत्तेफाक नहीं रखेगा जी। कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बेहतर कर लें। हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम है, जी। अगर हम मेडिसिन की भी बात करें, अगर हम उसके आधार पर भी जिएं तो शायद हमको दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े, और पड़े तो बहुत कम पड़े। बहुत कम पड़े। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब आहार से जुड़ी हुई, व्यवहार से जुड़ी हुई, स्वच्छता से जुड़ी हुई, योग प्राणायाम से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो केवल सोशल मीडिया के श्रृंगार के काम नहीं आएंगी, वो हमारे जीवन में उतरती हुई भी दिखाई देंगी और हमको इस बात के लिए तैयार करेंगी कि अगर दोबारा ऐसी कोई विभीषिका आती है तो हम पहले से बेहतर तरीके से उसे लड़ने के लिए तैयार हों। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।